जैसा हमने पिछले क्लासों में 18वां अध्याय देखा था सुंग वंश सातवाहन वंश और जाना था उसी अंदाज में पढ़ा था कि आखिर पेपर में प्रश्न पूछेगा कैसे। ठीक है, उसी प्रकार आज जब हम 19वां अध्याय है, 19वां अध्याय कौन सा है? विदेशी आक्रमणकारियों का भारत में आगमन। ठीक है, जिसमें हमें तीन चीजों को पढ़ना है। ठीक है, इंडो ग्रीक, शक और कुषाण। ठीक है, ये तीन चीजों को पढ़ना है हमें, तीन टॉपिक को इसके अंतर्गत। तो इसी वीडियो में हम तीनों टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा ये 19वां अध्याय क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, इसके बाद जो हमें पढ़ेंगे 20वां अध्याय गुप्त साम्राज्य। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। और आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि जो हमारा पहला टारगेट 50 सब्सक्राइबर का था वो कंप्लीट हो गया है और जो हमारा अगला टारगेट वो है 500 सब्सक्राइबर। ठीक है, आप चाहे तो 1 मिनट में इसे 1K तक पहुंचा सकते हैं, आप चाहे तो, बस आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। चलिए क्लास को हम चालू करते हैं। विदेशी आक्रमणकारियों का भारत में आगमन, जिसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना था, इंडो ग्रीक के बारे में। ठीक है, इंडो ग्रीक के बारे में हमें पढ़ना है, फिर हमें किसके बारे में, शक, फिर उसके बाद कुषाण। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कि विदेशी आक्रमणकारियों का भारत पर आक्रमण करने का सही क्रम क्या है। हिंदी यूनानी यानी इंडो ग्रीक, शक जो हम पढ़ेंगे पल्लव और कुषाण। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ेंगे हिंदी यूनानी यानी इंडो ग्रीक, शक और कुषाण। ठीक है, ये भारत पर आक्रमण करने का क्रम था कि पहले हिंदू यूनानी, फिर शक, फिर पल्लव, फिर कुषाण। नीचे क्या बताया गया है यहाँ पे, बैक्टीरियाई शासकों का इतिहास उनके सिक्कों के आधार पर लिखा गया था। ठीक है, नोट कर लीजिए कि किन शासकों का इतिहास उनके सिक्कों के आधार पर लिखा गया था। तो बैक्टीरियाई शासकों का इतिहास उनके सिक्कों के आधार पर लिखा गया था। यूनानी वंश की दो शाखाएं थी। ठीक है, हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक, यूनानी वंश की दो शाखाएं थी। ठीक है, हिंद यूनानी वंश की दो शाखाएं थी। पहली कौन सी शाखाएं थी? पहली थी यूथेमेडस। पहली कौन सी थी? यूथेमेडस। और दूसरी थी यूक्रेटाइडस। क्या थी? यूक्रेटाइडस। पहली यूथेमेडस, दूसरी यूक्रेटाइडस। नोट कर लीजिए। यूथेमेडस शाखा का संस्थापक कौन थे? तीसरा पॉइंट ये लिखिए, पहले में लिख लीजिए कि किसका इतिहास सिक्कों के आधार पर लिखा गया। दूसरा, यूनानी वंश की कितनी शाखाएं? दो शाखाएं, और उसमें से पहला है यूथेमेडस शाखा के संस्थापक कौन थे? तो थे डेमीट्रियस। कौन थे? डेमीट्रियस। ठीक है, सबसे प्राचीन शाखा यूनानी वंश, तो आप बताएंगे यूथेमेडस। ठीक है, और यूथेमेडस की राजधानी क्या थी? साकल का शियालकोट। ठीक, ये लिखते हुए चलिए। डेमेट्रियस ने अपने पिता को स्मृति में कौन सा नामक नगर बसाया? तो दो प्रकार से प्रश्न आएगा कि डेमेट्रियस किसके स्मृति में यूथेडेमिया नामक नगर बसाया? तो अपने पिता के स्मृति में। ठीक है, पिता के स्मृति में यूथेडेमियस नामक नगर किसने बसाया? तो आप बताएंगे डेमेट्रियस ने। ठीक, अगला क्या है, मिलिंद पन्हो नामक। ठीक है, मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का संकलन है। कहाँ है? तो कौन से नामक ग्रंथ में? तो आप बताएंगे मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में है। ठीक है, किसके बीच के वार्तालाप इसमें संकलन है यानी इकट्ठा किया गया है? तो आप बताएंगे मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का संकलन है। ठीक, यूक्रेटाइडस को यूनानी स्रोतों में एशिया का संरक्षण कहा जाता है। लिख लीजिए कि यूनानी स्रोतों में एशिया का संरक्षण किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे किसको? यूक्रेटाइडस को। ठीक, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के यूनानी ने ही जारी किए। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो आप कहेंगे यूनानी ने किए। ठीक, सिक्कों पर राजाओं के चित्र एवं तिथि लिखने
की परिपाटी को यूनानियों ने शुरू किया। ठीक है, कि सिक्कों पर राजाओं के चित्र और तिथि लिखने की परिपाटी किसने शुरू किया? तो आप कहेंगे यूनानियों ने शुरू किया। यूनानियों ने ही भारत को हेलेनिस्टिक कला, ठीक है, हेलेनिस्टिक कला से परिचित कराया। किसने भारतीयों को हेलेनिस्टिक कला से परिचित कराया? तो आप कहेंगे यूनानियों ने। ठीक है, जिसमें बाद में भारत में गांधार शैली का रूप लिया। ठीक है, जिसे बाद में गांधार शैली का रूप लिया। ठीक है, चलिए यह नोट में क्या बताया गया है कि गार्गी संहिता के अनुसार, किसके अनुसार? गार्गी संहिता के अनुसार भारत ज्योतिष शास्त्र के लिए हमेशा यूनानी का श्रेणी रहेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, भारत ज्योतिष शास्त्र के लिए, ठीक है, भारत ज्योतिष शास्त्र के लिए हमेशा यूनानियों का श्रेणी रहेगा। किसके अनुसार? गार्गी संहिता के अनुसार। सप्ताह का प्रचलन भी आरंभ हुआ, सप्ताह का प्रचलन भी आरंभ हुआ है। ठीक है, भारतीय नाट्य कला मतलब, भारतीय नाट्य कला मतलब कि भारतीय नाटकों पर यूनानियों का प्रभाव पड़ा और विकास भी हुआ। ठीक है, रंगमंच के पर्दे, यहाँ लिखा हुआ है कि रंगमंच के पर्दे को क्या कहा जाता है? यवनिका कहा जाता है। ठीक है, जो रंगमंच का पर्दे है उसे क्या कहा जाता है? यवनिका कहा जाता है। चलिए अगला क्या है कि यूनानी भारतीय मसालों से भी परिचित हुए। जो यूनानी थे भारतीय मसाले से भी परिचित हुए, इंट्रोड्यूस हुए। काली मिर्च को यवन प्रिया कहा जाता था। काली मिर्च को यवन प्रिया कौन कहते थे? तो आप कहेंगे यूनानी। ठीक, चलिए ये था इंडो ग्रीक। अब हम इसी में पढ़ेंगे शक, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? कुषाण। ठीक है, चलिए शक को देखते हैं। भारत में यूनानियों के बाद शक आए और शक मूलतः मध्य एशिया से आए। ठीक है, कहाँ से आए? मध्य एशिया से आए। शक चारगाह की खोज में भारत आए थे। किसकी खोज में? चारगाह की खोज में भारत आए थे। भारतीय साहित्य में इन्हें स्थियन कहा गया है। लिख लीजिए कि भारत में यूनानियों के बाद कौन आए? शक आए। ठीक है, वो कहाँ से आए? मध्य एशिया से। किसकी खोज में? तो आप बोलेंगे चारगाह की खोज में। ठीक है, भारतीय साहित्य में इन्हें क्या कहा जाता है? तो भारतीय साहित्य में शक को स्थियन कहा जाता है। ठीक है, चीनी साहित्य में शकों को सई, ठीक है, या शैवांग कहा जाता है। चीनी साहित्य में शकों को क्या कहा जाता है? सई या शैवांग। ठीक, चलिए क्या है? डेरियस के नक्श ए रुस्तम अभिलेख में, डेरियस के नक्श ए रुस्तम अभिलेख में शकों का उल्लेख मिलता है। कि पूछ दिया जाए कि किस अभिलेख में शकों का उल्लेख मिलता है, तो आप बताएंगे कि डेरियस के नक्श ए रुस्तम अभिलेख में शकों का उल्लेख मिलता है। ठीक, उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को 58 ईसा पूर्व में पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को कितने में हराया? 58 ईसा पूर्व में हराया, फिर विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया। ठीक है, ठीक है, किसकी उपाधि धारण किया? तो आप बताएंगे विक्रमा, ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। चलिए अगला है, शकों ने भारत में सत्ता यानी शासन के 5 केंद्रों की स्थापना की। शकों ने भारत में कितने सत्ता यानी शासन के केंद्रों की स्थापना की? तो आप बोलेंगे 5। शकों का सबसे प्रातपी राजा रुद्रदमन प्रथम। ठीक है, ये नोट कर लीजिए कि शकों ने भारत में कितने शासन केंद्रों की स्थापना की? तो 5। शकों का सबसे प्रातपी राजा रुद्रदामन प्रथम। यह संस्कृत प्रेमी था। चांदी के सिक्के शक शासकों की विशेषता है। ठीक है, चांदी के सिक्के किस शासकों की विशेषता है? तो शक। ठीक है, शकों पर विजय उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व में से, ठीक है, कि शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत नाम से प्रारंभ हुआ। ठीक है,
इसमें ये बताया गया है और आपको ये नोट करना है कि सीधा लिख लीजिए कि शकों पर विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है, विजय के उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व में एक नया संवाद कौन सा आया, तो आप कहेंगे विक्रम संवाद के नाम से प्रारंभ हुआ वो, ठीक है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। संस्कृत भाषा का पहला बड़ा अभिलेख है। दो बातें नोट कीजिए कि जूनागढ़ अभिलेख किसका है, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, ठीक है। इसके अंदर सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। कौन से अभिलेख में, जूनागढ़, और इसे क्या कहा जाता है, गिरनार अभिलेख, ठीक है। और यह संस्कृत भाषा का पहला बड़ा अभिलेख है। दूसरा लिखिए कि संस्कृत भाषा का पहला बड़ा अभिलेख कौन सा है, तो आप बोलेंगे जूनागढ़ अभिलेख, जिसे क्या कहा जाता है, गिरनार अभिलेख। इसके अंतर्गत सुदर्शन झील के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और शासक रुद्रदामन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। भारत में पहला पल्लव शासक माउस, ठीक है, थे, ठीक है, कि पहला पल्लव शासक कौन थे, माउस, ठीक है। ये टाइम पीरियड लिख लीजिएगा। पल्लव का मूल स्थान ईरान में था, ठीक है। क्या था, जो मूल स्थान क्या था पल्लव का, तो आप कहेंगे कि ईरान, ठीक है। हमने हिंदी यूनानी के बारे में देखा, शक के बारे में देखा, और आखिरी में 2 लाइन हमने किसके बारे में देखा, पल्लव के बारे में। जो अगला है हमारा कुषाण। अब हम कुषाण को देखते हैं कि इससे किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, और नोट्स बनाते हुए चलिए, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारा रहेगा गुप्त साम्राज्य, ठीक है, गुप्त साम्राज्य 20वां अध्याय। चलिए, भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की, लिख लीजिए, भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की, कुजुल काडाफिसेस, ठीक है। कब, कुजुल काडाफिसेस, कब, 15 ई में, ठीक है। भारत में कुषाण वंश की स्थापना हुई, ठीक। चीनी स्रोतों के अनुसार कुषाण मध्य एशिया के कौन से कबीले से थे, यू ची कबीले से थे, ठीक है, यू ची कबीले से थे। कुजुल काडाफिसेस के बाद वीम काडाफिसेस राजा बने, कि कुषाण वंश में कुजुल काडाफिसेस के बाद राजा कौन बने, तो आप बताएंगे वीम काडाफिसेस, भीम काडाफिसेस, तथा इन्हें सोने व तांबे के सिक्के जारी किए। कुषाण वंश में सोने व तांबे के सिक्के किसने जारी किए, तो आप बोलेंगे वीम काडाफिसेस ने, ठीक है। वीम काडाफिसेस शिव के अनुयायी थे, ठीक है, नोट करते हुए चलिए। इसके सिक्कों पर त्रिशूल, नंदी, डमरू के चित्र मिलते हैं, ठीक है। आपसे पूछ दिया जाए किसके सिक्कों पर त्रिशूल, नंदी, डमरू के चित्र मिलते हैं, तो आप बताएंगे कि कुषाण वंश में जो सोने व तांबे के सिक्के जारी हुए थे उस पे त्रिशूल, नंदी, डमरू के चित्र मिलते हैं, और जारी किसने किए थे, वीम काडाफिसेस ने, जो शिव के अनुयायी थे, ठीक है। कुषाण वंश का सबसे प्राथमिक शासक कनिष्क था, ठीक है, नोट कर लीजिए। 78 ई में कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ। कब हुआ राज्याभिषेक, आप कहेंगे 78 ई में, तथा 78 ई में ही शक संवाद आरंभ हुआ। शक संवाद कब आरंभ हुआ, तो आप बताएंगे 78 ई में आरंभ हुआ। कनिष्क की राजधानी पेशावर थी, ठीक है, कौन सी थी, पेशावर, नोट कर लीजिए। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार, कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार इसने कश्मीर पर आक्रमण किया, ठीक है, एवं वहां कनिष्कपुर नामक शहर बसाया। जो राजतरंगिणी है वो किसकी है, तो आप बताएंगे कलहन की है, ठीक है, ठीक। और इन्होंने कश्मीर पर आक्रमण कर वहां पे कनिष्कपुर नामक शहर बसाया। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा है, कनिष्क ने चीन के हान राजवंश के राजा, कि कनिष्क ने चीन के हान राजवंश के राजा हान हो ती से युद्ध किया और दूसरे प्रयास में उसे हराया था। कनिष्क ने चीन
के हान राजवंश के राजा हान हो ती से युद्ध किया और दूसरे प्रयास में उन्हें हरा दिया। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए, किसको हराया? चीन के हान राजवंश को। ठीक है, कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अनुयायी था। ठीक है, चलिए थोड़ा वर्ड में कंफ्यूज हो गया मैं, नोट कर लीजिए कि कनिष्क किसके अनुयायी थे? बौद्ध धर्म। ठीक, इसने चौथी बौद्ध संगीति इसी के शासन काल में कुंडलवन कश्मीर में बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। कौन सी संगीति? चौथी बौद्ध संगीति। ठीक है, कनिष्क के सिक्के ईरानी व यूनानी भाषा में थे। जो कनिष्क के सिक्के कैसे थे? तो आप बताएंगे ईरानी व यूनानी भाषा में थे। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। ठीक है, कनिष्क के दरबार में महान दार्शनिक अश्वघोष रहता था। महान दार्शनिक कौन थे कनिष्क के दरबार में? अश्वघोष। यह कनिष्क के राजकवि थे। राजकवि कौन थे? अश्वघोष। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र वह सूत्रलांकर की रचना की। जब से पूछ लिया जाए कि बुद्ध चरित्र और सूत्रलांकर की रचना किसने की, तो अश्वघोष। अश्वघोष कौन थे? कनिष्क के राजकवि। ठीक है, और महान दार्शनिक। द्वैध शासन की अवधारणा को सर्वप्रथम कुषाण वंश ने अवगत कराया था। कि द्वैध शासन की अवधारणा को सर्वप्रथम कुषाण वंश ने अवगत कराया था। कौन से वंश ने? कुषाण वंश ने। किसको अवगत कराया? क्या अवगत कराया था? तो द्वैध शासन की अवधारणा को। ठीक है, कनिष्क भारत का प्रथम शासक था। कनिष्क भारत का प्रथम शासक कनिष्क, लिख लीजिए, जिसने बुद्ध की आकृति युक्त सिक्के जारी किए। ठीक है, भारत का कांट मिल्टन वाल्टेयर के नामक से अश्वघोष को जाना जाता है। ठीक है, भारत का कांट, भारत का मिल्टन, भारत का वाल्टेयर। ठीक है, ये किसका नाम है? तो अश्वघोष को जाना जाता है इन नामों से, लिख लीजिएगा। भारत में गांधार शैली का प्रचलन कुषाण वंश ने किया। जो गांधार शैली थी उसका प्रचलन किस वंश ने किया था? आप कहेंगे कुषाण वंश ने किया। इसे इंडो ग्रीक शैली के नाम से भी जाना जाता है। इसे कौन सी शैली के नाम से जाना जाता है? इंडो ग्रीक शैली के नाम से जाना जाता है। यह दो प्रकार से प्रश्न पूछेगा कि भारत में गांधार शैली किसके द्वारा प्रचलन में आया, तो आप बताएंगे कुषाण वंश। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे इंडो ग्रीक शैली के नाम से जाना जाता है। कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन नागार्जुन, अश्वघोष एवं वसुमित्र थे। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र ग्रंथ लिखा। लिख लीजिए कि माध्यमिक सूत्र ग्रंथ किसने लिखा? तो आप बता देंगे नागार्जुन। ठीक है, तथा नागार्जुन एक दार्शनिक भी थे और शून्यवाद का प्रतिपादक थे। ठीक है, कि शून्यवाद का प्रतिपादक कौन थे? तो नागार्जुन थे। ठीक है, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन। ठीक है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे नागार्जुन को कहा जाता है। ये सब लिख लीजिए। कनिष्क का राजवैद्य चरक था। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो आप बताएंगे चरक, जिसने चरक संहिता की रचना की। चरक संहिता की रचना किसने की? चरक ने। चरक कौन था? कनिष्क का राजवैद्य। जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कौन कहलाता है? तो आप बताएंगे कि भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कौन कहलाता है? चरक संहिता। कौन? चरक। चरक कौन थे? कनिष्क के राजवैद्य। ठीक है, विभाषा शास्त्र की रचना वसुमित्र ने की। कि विभाषा शास्त्र की रचना किसने की? वसुमित्र ने। और बौद्ध धर्म का विश्वकोश, विभाषा शास्त्र को कहा जाता है। ठीक, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए
लगने वाले समय की गणना करने वाले भारतीय खगोल शास्त्री कौन थे? लिख लीजिए कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले भारतीय खगोल शास्त्री कौन थे? भास्कराचार्य। ठीक है, भास्कराचार्य, नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। कनिष्क की मृत्यु 102 में हो गई। ठीक है, 102 ई में हो गई। ठीक है, कनिष्क के उत्तराधिकारी थे। कनिष्क के उत्तराधिकारी कौन थे? युविष्का। ठीक है, युविष्का कनिष्क के उत्तराधिकारी थे। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव थे। ठीक है, वासुदेव शिव मातानुयायी था। ठीक है, मातानुयायी था। कौन? वासुदेव शिव। ठीक है, कि वासुदेव शिव मातानुयायी था। ठीक है, नोट कर लीजिए कि मातानुयायी था शिव का। ठीक है, वासुदेव। और वासुदेव जो थे वह अंतिम शासक वासुदेव थे। कुषाण वंश के अंतिम शासक वासुदेव थे। वासुदेव प्रथम। ठीक है, वासुदेव प्रथम, कनिष्क द्वितीय, ठीक है, वशिष्ठ, कनिष्क तृतीय, हुविषिक आदि कुषाण वंश के शासक थे। ठीक है, कुषाण वंश के शासक नाम नोट कर लीजिएगा। यहाँ नोट में कुछ बताया गया है, देखते हैं कि कनिष्क ने तक्षशिला में सिरकप नगर की स्थापना की। कि किसने तक्षशिला में सिरकप नगर की स्थापना की? तो आप बताएंगे कनिष्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बताया गया है? यहाँ पे बताया गया है कि कुषाणों में मृत शासकों की मूर्तियों का मंदिर में रखा जाता था। ठीक है, कि कुषाणों में मृत शासकों की मूर्तियों को कहाँ रखा जाता था? मंदिर में। कुषाण साम्राज्य में, ठीक है, मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। ठीक है, जिसमें रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कि यह बताया गया है कि कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। ठीक है, जिसमें रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। ठीक है, और रेशम मार्गों का आरंभ कनिष्क ने कराया था। ठीक है, कि रेशम मार्ग का आरंभ किसके द्वारा कराया गया था? तो आप बताएंगे कुषाणों द्वारा कराया गया था, मतलब सॉरी, कनिष्क द्वारा कराया गया था। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कि कनिष्क द्वारा करवाया गया था। इस समय वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे अधिक विकास हुआ। ठीक है, सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण गांधार के अंतर्गत हुआ। ठीक है, यहाँ बताया गया है कि सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस कला के अंतर्गत हुआ? तो आप बताएंगे गांधार कला के अंतर्गत हुआ। लिख लीजिए, अधिकतम मूर्तियां। तथा गांधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध था। तक्षशिला इस प्रकार लिख लीजिए कि गांधार कला के लिए कौन प्रसिद्ध था, कौन सा क्षेत्र? तो तक्षशिला सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। और यहाँ क्या लिखा गया है, अगला लाइन, कि कनिष्क के काल में मथुरा शैली का भी विकास हुआ। मथुरा शैली का विकास किसके काल में हुआ? तो आप कहेंगे कनिष्क के काल में। तथा मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में। ठीक है, मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में। कहाँ? मथुरा संग्रहालय में, नोट कर लीजिए। चलिए अगला लाइन क्या है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट करिए, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तभी कमेंट करिए। ठीक है, और जो हमारा अगला टारगेट है 500 सब्सक्राइबर, उसे जल्द ही हम अचीव करेंगे, बस आपका मुझे सपोर्ट चाहिए। अगला लाइन क्या है कि भारत में इथोपिया से ठीक है, भारत में इथोपिया से हाथी दांत व सोना आता था। लिख लीजिए कि भारत में कहाँ से हाथी दांत और सोना आता था? तो आप कहेंगे इथोपिया। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये जो 19वां अध्याय है, विदेशी आक्रमणकारियों का भारत में आगमन, जिसके अंतर्गत हमने इंडो ग्रीक, शक, पल्लव, कुषाण के बारे में पढ़ा। ठीक है,
तो ये वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हमें अपने दूसरे टारगेट को अचीव करना है, जो हमारा 20वां अध्याय है गुप्त साम्राज्य 240 ई से 550 ई तक। ठीक है, उसे हम अगले वीडियो में यानी क्लास 30 में देखेंगे। ठीक है, यह क्लास 29 था। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।